लगता है कि क्या हॉबी ज़रूरी है या एक ये वेस्ट ऑफ टाइम है? डिड दे हेल्प यू इन प्रिपरेशन और डिड दे काइंड ऑफ डेविएट यू? दे वर अ डिस्ट्रैक्शन? मैम मेरे लिए इट वाज नॉट एट ऑल अ डिस्ट्रैक्शन। मेरे लिए तो दे वर माय ब्रेक टाइम। हाउ वॉज योर स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन? मेंस के लिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि जो 3 महीने का गैप वी गेट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस वो सफिशिएंट नहीं है कि दैट यू कैन पिक अप समथिंग न्यू एट दैट हाँ, पॉइंट वो ऑफ बिल्कुल टाइम। पॉसिबल नहीं है। लीव बिसाइड सिविल सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक यूथ हमारा लाइफ में अच्छा करना चाह रहा है, यू नो, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग गुड इन द लाइफ, एम हाई। सो उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि हाउ दे हैव टू टेक थिंग्स इन देयर लाइफ? मैम मेरा तो एक स्टेटमेंट है दैट आई स्टैंड बाय दैट कि बी द बेस्ट इन योर चोजन फील्ड। बी द बेस्ट इन योर चोजन फील्ड। आपने कुछ चीज डिसाइड करी है ना, तो गिव इट एवरीथिंग कि मैं यही करूंगा सिर्फ। एंड हाँ, मेरे को नहीं लगता कि यू हैव टू डू कुछ एक्स्ट्रा लॉट ऑर्डिनरी। ऑफ थिंग्स अराउंड दिस। आपको वो चीज करनी है जो आपको अच्छी लगती है। जो वक्त की आंधियों से ना डरते हैं, जो वक्त की आंधियों से ना डरते हैं, वही तो इतिहास रचते हैं। हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, जो अपने सपनों पर निसंदेह विश्वास रखते हैं। हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, जो अपने सपनों पर निसंदेह विश्वास रखते हैं। जी हाँ, आज की ये पंक्तियाँ हमारे शिखर के सफ़र टॉक शो विद सोनल गोयल में जो हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, द यूपीएससी 2024 टॉपर, AIR रैंक 5 मिस्टर आकाश गर्ग, ये उनके जीवन पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और ये मैं दोहराना चाहूँगी लास्ट की 2 पंक्तियाँ कि हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, जो अपने सपनों पर निसंदेह विश्वास रखते हैं। आकाश की यूपीएससी सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन से पहले वाला जो अटेम्प्ट था 2023 एग्ज़ाम का, उसमें उन्होंने जब एग्ज़ाम लिखा तो एग्ज़ाम का पहला पड़ाव जो कि प्रीलिम्स होता है, उसको क्लियर करने से भी वो चूक गए, लेकिन उससे उन्होंने हार नहीं मानी और फिर अपनी मेहनत इस तरीके से करी, अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे उन्होंने तैयार किया कि अगले अटेम्प्ट में ना सिर्फ सिलेक्शन हुआ, बट सिलेक्शन हुआ विथ फ्लाइंग कलर्स। सिंगल डिजिट में रैंक आना, टॉप 5 में रैंक आना बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड ही प्रूव्ड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू एक्सेल इन योर लाइफ। सो आई वेलकम हार्टली आकाश, आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, मतलब फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो हम आकाश से उनसे सुनेंगे कि उनकी लाइफ जर्नी कैसे रही, बचपन से लेके उनकी एजुकेशन और सिविल सर्विसेज में कैसे आए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ उनके बारे में ज़रूर देना चाहूँगी। आकाश का जन्म दिल्ली में हुआ, रोहिणी एरिया में उनकी परवरिश हुई और वहीं पे उनकी स्कूली शिक्षा हुई। उन्होंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम GGS IP यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह IP यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया वर्ष 2022 में। उसी समय उनका मन बन चुका था कि उनको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। 2023 में उन्होंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से चूक गए, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा हौसला दिखाया और ऐसे प्रयास किया कि प्रीलिम्स को छोड़ दीजिए, आप मेंस इंटरव्यू में ऐसा परफॉर्मेंस दिया दैट ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 5 विच इज़ इन इट सेल्फ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अगर हम पारिवारिक तौर पे बात करें तो आकाश के पिता एक बिजनेस मैन हैं और आकाश की फैमिली बिजनेस फैमिली है। मदर होम मेकर हैं और ही ऑल्सो हैज़ अ सिस्टर हु इज़ मैरिड एंड वेल सेटल्ड। आकाश की हॉबीज़ की अगर हम बात करें तो उनको टेक इनोवेशंस, फार्मूला 1 रेसिंग, सिनेमा के प्रति जुनून उनको काफ़ी टाइम से रहा। और शायद इन सब हॉबीज़ से, आकाश से हम जानेंगे भी कि इन सब हॉबीज़ से उन्होंने ज़रूर, मुझे लगता है, मदद ली होगी
अपने आप को रिलैक्स करने की, अपने आप को रिफ़्रेश करने की, जब वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। और आकाश एक प्रेरणा है लाखों एस्पिरेंट्स के लिए, और सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ही नहीं, जो उसके अलावा भी इतने सारे युवा हमारे आसपास में हैं, उन सब के लिए, लाखों युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा है कि अगर आपके हौसले मजबूत हो और आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट हो और आप मेहनत, जी जान से मेहनत करें, तो कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई वेलकम यू अगेन आकाश ऑन दिस शो। अब आपसे हम सुनना चाहेंगे कि दिल्ली दिल वालों की बोली जाती है, और दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, आपका एजुकेशन दिल्ली में ही रहा। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में आप शेयर कीजिए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, और सिविल सर्विसेज का सपना क्या आपके स्कूल टाइम से आपके मन में था, या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जैसे हो थोड़े थोड़े आप बड़े होते गए, तो वो कब पनपा? क्योंकि बिजनेस फैमिली में ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ आकर्षित हों। तो आकाश, आपके एक्सपीरियंस जी। मैम, स्कूलिंग मेरी ऑलमोस्ट सारी दिल्ली में ही हुई, रोहिणी में ही। हाँ तो जी। मैं पहले गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल में था, फिर मैं 11th और 12th मैंने अपनी सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल से करी जी। रोहिणी में ही। और मतलब तब तक तो कोई प्लान नहीं था सिविल्स में अपीयर होने का कि आई विल बी गिविंग द एग्जाम। मेरा मेन मोटिवेटिंग फैक्टर जो था दैट केम ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज ओनली। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे कोविड आ गया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन एजुकेशन थी, सब ऑनलाइन था, तो आई वाज इन माय होम। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर मिला कि सिविल्स का एग्जाम क्या है, उसमें कैसे कैसे हो सकता है। तो एट दैट मोमेंट मैंने थोड़ा सा, मतलब मेरा प्लान बना था कि मैं बट वो कैसे हुआ ओरिएंटेशन? मतलब कि वही जानना मैं चाहूँगी कि ग्रेजुएशन जैसे आप कर रहे हो, वो एक आपका इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एजुकेशन उससे रिलेटेड है, तो उससे सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एंड उससे भी आप बहुत कुछ आगे कर सकते थे, बट देन व्हाई दिस शिफ्ट? एक तो मैम, मतलब उस टाइम पे मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, तो कोविड का टाइम था, घर पे कुछ करने के लिए था नहीं बैठा। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो बहुत ज़्यादा बोर होने लग गया था मैं। तो अपना मतलब स्टडीज़ तो मैं कर ही रहा था, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स थे, दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स एग्जाम। तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर वहाँ से मिला, तो आई स्टार्टेड स्टडिंग कि अच्छा कुछ पढ़ने के लिए दे देते हैं, ये पढ़ लेते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले मेरे को इनिशियल एक्सपोजर मेरा यही था कि व्हाट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट, इसमें क्या क्या करना होता है। फिर सेकेंडली एक ये था कि मेरे फादर हमेशा से सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड थे, इन्वॉल्वमेंट उनका काफ़ी था हमेशा से। तो कोविड के टाइम उन्होंने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करी। तो वहाँ पे मेरा एक बना कि ठीक है, मतलब मनी इज इन वन प्लेस, आप वो सब तो कर सकते हैं, पर लेकिन शायद कुछ बड़ा कर सकता हूँ मैं। एंड मेरे घर पे कभी ये प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि मेरे को जॉब ही करनी है, या यू हैव टू बी, मतलब अब हो गई ग्रेजुएशन, अब कुछ काम कर लो, ये कर लो। तो दे वर वेरी ओपन माइंडेड कि जो करना है यू हैव सफिशिएंट इनफ टाइम, बाकी चीज़ों की आप बाद में मत सोचना, अभी अगर कुछ करने का मन है तो कर लो। तो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का आया, तब मतलब आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम अ वेरी गुड कंपनी, राइट। तो शायद मैं वो ज्वाइन भी कर सकता था, बट तब तक मेरा मन बन गया था कि मैं एग्जाम तो दूंगा। राइट। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि एक बार ही तो एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे, एंड देन वी विल सी कि अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना आई कैन गो फॉरवर्ड कि मैं कुछ और कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इनिशियल एक्सपोजर कॉलेज डेज में था, फिर मेरा थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड, जो मैंने सब कुछ देखा कैसे वो करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा बना। और फिर जो मेरे को बाकी एक्सपोजर मिला मेरे फ्रेंड से, जो बाकी लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो ओरिएंटेशन फिर सिविल्स की तरफ चला गया सारा। वेरी नाइस। फ्रेंड्स, कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए हम कई बार, जैसे मैं भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मेरा विजिट रहता है, कई जगह तो बच्चे बहुत अवेयर हैं, डेफिनेटली दे आर मोर अवेयर, दे नो द अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे वांट टू डू बेटर इन देयर लाइव्स, एवरीबडी वांट्स। बट कई बार क्या होता है कि आप को ये जो डिसीजन लेने में शायद कई बार डिले हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रेजुएशन वाला जो टाइम पीरियड है, देखिए आकाश ने वही बात एम्फेसाइज की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड है उसमें आप अपनी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं और लेना चाहिए। सो वट एवर अपॉर्चुनिटीज़ you are getting to know, analyze them properly, and then decide
कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। एंड जैसे आकाश के फादर साहब सोशल सर्विस में हैं एंड उन्होंने देखा कि किस तरीके से समाज में रहते हुए भी पैसा एक पार्ट है, लेकिन पैसे के अलावा हम इंडिविजुअली ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो उन्होंने देखा और उससे वो मोटिवेट हुए। तो फ्रेंड्स, इससे एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ रिटरेट करना चाहूँगी कि व्हाट इज़, फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर गोइंग इनटू सिविल सर्विसेज, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आकाश, जितना मैं आपकी अभी इंट्रैक्शन से समझ पाई, आपका यही इंटेंशन है सिविल सर्विसेज में आने का कि आपको देश के लिए कुछ करना है। कुछ मैम अपने से बड़ा करना चाहिए, मतलब यस। वो तो एक मटेरियलिस्टिक चीज है, एक टाइम के बाद आप फुलफिल कभी कर ही नहीं सकते, बट ऑल्सो एक सोशल कैपिटल होनी चाहिए, एक सोशल रिलेशन होना चाहिए कि व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। राइट। तो वहां से एक मेरा मेजर मोटिवेशन रहा था हमेशा कि कुछ तो करेंगे इन आवर पर्सनल कैपेसिटी या फिर ऑफिशियल कैपेसिटी, जैसे भी हो पाए, पर करना तो है ही कुछ भी। राइट। सो आइदर इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी या जिस प्रोफाइल में आप हैं उसके ज़रिए, या पर्सनल कैपेसिटी में अगर आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट डेफिनेटली वी शुड डू एंड वी हैव टू डू। आकाश, एक यहाँ पे एक अनरिलेटेड इससे सवाल है कि हाउ वर यू अकेडमिकली एज अ स्टूडेंट इन स्कूल कॉलेज, मतलब ये मैंने वैसे ही मेरे को जस्ट ध्यान में आया कि मैं आपसे पूछूं। मैम मतलब मैं बहुत अच्छा था, मैं कभी मतलब आई वाज क्लास का टॉपर रहा हूँ मैं हमेशा, हर साल। ओके ओके और ओके। ग्रेजुएशन में भी ऑलमोस्ट मैं कॉलेज के टॉप 5 में ही था। ओके। तो पढ़ाई में काफी मतलब मन लगता था, पढ़ाई। और अकेडमिकली ऐसा नहीं था घर पे कि शार्प मेरे ब्रेन। को, हाँ मतलब ये नहीं था कि घर पे मेरे को धक्का मारा जा रहा है कि पढ़ाई कर ले, कि पढ़ ले, पढ़ ले, अपने पढ़ आप ले। था, आपका इंस्टिंक्ट अंदर से अपने आप आया। मतलब पढ़ाई में अपने आप कर लेता था, मेरे को कभी राइट घर पे वो नहीं बोला गया कि तू पढ़ाई नहीं करता या फिर कुछ नहीं राइट करता, तो राइट राइट राइट। मन लगा नहीं रहता नहीं, था। डेफिनेटली। और देखा, आपके पेरेंट्स ने देखा कि भाई लड़का बहुत सीरियस है, बेटा सीरियस है, होनहार है, और उसको हम जो भी उनके मन में है ये करने की हमें उनको लिबर्टी देनी है, इसीलिए उन्होंने दिया भी, आपको सपोर्ट किया, एंड देन यू मेड देम सो प्राउड। कमिंग टू योर फैमिली, कौन कौन हैं और उनका फैमिली, या जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं या कोई ऐसे मेंटर थे आपकी जर्नी में, आप जिनके बारे में बताना चाहेंगे कि दोज वर यू नो लाइक योर सपोर्ट सिस्टम, ऐसा कुछ? मोस्टली तो मेरे पेरेंट्स ही थे मेरा सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, क्योंकि मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करता था। वेरी नाइस। मेरे घर पे एनवायरनमेंट उन्होंने ऐसा बना दिया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कुड नॉट रीच टू मी। वो अपने आप ही सॉर्ट आउट कर लेते थे जो भी हो रहा था, और अगर मेरे को इन्वॉल्व करना था तो एंड में करते थे कि अब ये है, ऐसा कुछ होगा। तो वो था कि मतलब दे प्रोवाइडेड मी अ वेरी गुड एनवायरनमेंट। बाकी उनका रोल तो बहुत बड़ा है मेरी प्रिपरेशन में, सारा का सारा मतलब जो भी कर पाया मैं शायद उन्हीं की वजह से कर पाया, कि दैट आई गॉट गुड इनफ अपॉर्चुनिटीज कि जो आपको करना है आप कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, और मेरे फ्रेंड्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कट ऑफ फ्रॉम दिस प्रिपरेशन ऑल्सो। आप हमेशा पढ़ाई नहीं कर सकते, आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ यू कांट बी एकेडमिकली इन्वॉल्व और बाकी चीज़ आप नहीं कर रहे। यस यस यस। और तो वो मेरा एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी थे। अगर मैं कभी डिमोटिवेट हो रहा हूँ, अगर मैं कभी लो हूँ, तो मैं बाहर चला जाता, उनसे बात कर ली, तो वो मेरे को हेल्प करते थे वहाँ पे। और दे वर ऑल्सो माई कि अच्छा ठीक है, यू नीड अ ब्रेक, तो फिर हम साथ में कहीं चलते हैं, तो वो डिनर कर लेते हैं या कोई मूवी देख ली। हाँ, वही है। एंड मोटिवेशन भी उन्हीं का था कि करते रहो, यू कैन डू इट। तो वो भी था, मतलब दोनों चीज थी, पर लेकिन शायद से फैमिली का रोल तो बहुत ही बड़ा रहा मेरी प्रिपरेशन में। राइट राइट। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नॉट एवरीबडी इज़ लकी। ये भी एक बात है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है फैमिली की कि बच्चे घर से दूर रह के भी पढ़ते हैं, और लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर हैं जो उनका सपोर्ट सिस्टम रहते ही हैं, with whom you can share your positive negative thoughts। लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है उनका रोल। तो आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को हम अपने साथ रखें, और इवन सिलेक्शन के बाद भी उनको अपनी लाइफ में हम वही दर्जा दें, और उतना ही टाइम हम कोशिश करें, इवन दो बहुत बिजी हो जाते हैं सब बाद में, बट फिर भी टेकिंग केयर ऑफ देम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, even more after selection।
सो आपका जब रिजल्ट आया आकाश, तो हाउ डिड यू गेट टू नो? लाइक आपने अपने आप देखा या किसी ने बताया? एंड हाउ वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स? तो मैम रिजल्ट तो मैंने खुद नहीं देखा था, मतलब आई गॉट अ कॉल ओनली। मेरे एक मेंटोर थे, तो उनका ही कॉल आया था। ही वाज, मतलब मैं तो वेट कर रहा था, आएगा, सबको हाँ, पता था कि आने रिजल्ट वाला आ है। रहा है, आज ही आ रहा है, तो एंटिसिपेशन तो था कि रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। हम्म। पर लेकिन जब तक मैं देखता तब तक वेबसाइट क्रैश हो गई थी। ओके। तो उनका मेरे पास कॉल आया कि रोल नंबर कंफर्म करो अपना। हाँ, मैंने हाँ। कहा ये है, तो वो कह रहे तुम्हारी रैंक 5 या 6 आई है। तो 2 मिनट तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल। फिर मेरी पीडीएफ खुली, उसके बाद हाँ ठीक है चलो मैंने खुद देखा। तो मेरी मदर मेरे घर पे ही थी, सबसे पहले तो मैंने उन्हीं को बताया। तो उनका तो मतलब रिएक्शन कुछ, मतलब शी वाज शी ऑन वाज क्लाउड वेरी 9। इमोशनल तो एंड हाँ हैप्पी। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। और हाँ। सबसे पहला कॉल मेरे पापा को ही था मेरा कि ऑल इंडिया हो रैंक गया। 5 आई है, कि मतलब ये हुआ है। तो वो भी फिर घर आए। फिर तो मतलब उसके बाद जो स्टार्ट हुआ सब कुछ, वो मतलब ओवरवेलमिंग इतना था। वो 2-3 दिन तो दे वेंट, सोने भी नहीं हाँ कुछ मिलता भी नहीं है। हो रहा था, मतलब हाँ, 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 इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है। मैं बहुत रिजर्व का इनका पर्सन रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता जुलता नहीं था, मैं घर में अकेला रहता था अपना। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि ऐसा रिएक्शन आया सबकी तरफ से। मेरी पूरी फैमिली मेरे घर पे थी शाम को। मिलने के लिए आ हाँ, गए। हाँ, हाँ, तो हाँ, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब राइट। शायद से मेरे जितना मैं खुश था उससे ज्यादा मेरे पेरेंट्स खुश होंगे उस दिन। तो बिल्कुल। ये तो मैंने खुद बिल्कुल। नोटिस भी किया है। तो उनका जो रिएक्शन था वो शायद से मेरे लिए ज्यादा अच्छा था, रादर कि चलो मेरा यस, रिजल्ट तो हो ही गया। यस, 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 डेफिनेटली। और ये आपकी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज रहेंगी, हाँ मैम बिल्कुल। बिकॉज यू कैन नॉट फॉरगेट दीज मोमेंट्स। सो अब आकाश, आप स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एग्ज़ाम के 3 अहम पहलू हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और आपकी लाइफ में जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने की जो एक बाधा बनी एक तरीके से, वो फर्स्ट पड़ा भी रहा, प्रीलिम्स में प्रीलिम्स आप पर। नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं करके फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने रैंक 5 लेके आए। तो ऐसा क्या चेंज किया आपने? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स टू नो कि, बिकॉज फ्लंक हो जाते हैं कई लोग, प्रीलिम्स में फ्लंक होते हैं। तो लेकिन फिर ऐसा क्या सुधार किया स्पेसिफिकली ओवरऑल उसमें भी, और प्रीलिम्स को लेके फिर आपने क्या वर्क किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना सिलेबस ही कंप्लीट किया। तो पहले प्रीलिम्स में मेरा कुछ रह ही गया था पोर्शन, बहुत टॉपिक्स नहीं कर सिग्निफिकेंट। पाए थे हाँ आप? मतलब रह ही ओके। गया था, ओके। सिग्निफिकेंट पोर्शन मेरा कुछ सब्जेक्ट्स का रह गया था। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस कंप्लीट हुआ बिफोर माय 2024 का अटेम्प्ट। सेकेंडली वाज मैंने टेस्ट बहुत सारे दिए थे बिफोर अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। 2023 अटेम्प्ट आई डिड नॉट गिव मैनी टेस्ट। मेरे को वो एग्जाम में जो व्हाट यू हैव टू परफॉर्म और कैसे आप अपना कंपोजर मेंटेन करते हो, वहाँ पे आई उसका वाज नॉट प्रैक्टिस एबल टू नहीं डू इट। हुआ आपका? तो वो था एक। एंड थर्डली वाज कि सिलेबस एंड मॉक टेस्ट एंड रिवीजन मैंने बहुत ज़्यादा किया था। 2023 अटेम्प्ट आई वेंट विदाउट, मतलब आई वाज जस्ट स्टडिंग एंड नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग। तो 2024 अटेम्प्ट से पहले आई वाज वेरी श्योर कि मैं सब कुछ एटलीस्ट 2-3 बार ही रिवाइज करके जाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके जाऊंगा। तो आई थिंक दीज थिंग्स वर्कड इन माय फेवर, स्पेशली ड्यूरिंग माय प्रीलिम्स, जो सेकंड प्रीलिम्स था जो मेरा। राइट, तो राइट, ये राइट। था मेजरली तो मेरे। सो फ्रेंड्स, रिपीटेड रिविजन्स 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज करना है। देन योर आंसर राइटिंग, मतलब कि आपको पेपर में कैसे आपको परफॉर्म करना है, योर मॉक टेस्ट, योर प्रैक्टिस ऑफ एग्ज़ाम स्टिमुलेटिव कंडीशंस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीलिम्स क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है पूरा हमारा पेपर, तो उसमें मेंटेनिंग टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैनी क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से भी आप करते हो। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वॉज योर स्ट्रैटेजी फॉर द मेंस एग्जामिनेशन? मेंस में जैसे इतने सारे, पूरा सब्जेक्टिव है एंड इट इज़ ओवरवेलमिंग, मतलब जो टॉपिक्स हैं बहुत सारे हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। तो व्हाट हैज़ बीन योर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू द एस्पिरेंट्स? मेंस के लिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि जो 3 महीने का गैप वी गेट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, वो सफिशिएंट नहीं है कि दैट
you can pick up something new at that हाँ point वो of बिल्कुल time. पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज टू मच ऑफ That too much है, और हाँ मतलब तो आई वॉज वेरी क्लियर कि जनवरी और फरवरी तक मैंने अपना सारा सिलेबस मेंस स्पेसिफिक भी खत्म कर दिया था, कंप्लीट कर लिया। इंक्लूडिंग एथिक्स एंड ऑप्शनल एंड ऐसे एंड अदर सब्जेक्ट्स जो मेन स्पेसिफिक हैं। तो मेरे नोट्स रेडी थे, मेरा आई हैड डन सम आंसर राइटिंग मेरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरी तब तक नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि प्रीलिम्स आ रहा था, तो शायद से वो मैं इतना नहीं कर पाया, पर लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट था। एंड जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मतलब ऑन द डे ऑफ माय एग्जाम मेरे को पता था कि इस बार तो नहीं रुकेगा प्रीलिम्स का एग्जाम, तो नेक्स्ट डे से ही मैं तो रिवीजन में यू था। स्टार्टेड हाँ, प्रिपेयरिंग। हाँ तो जी। मैं रिवीजन में ही इन्वॉल्व हो गया था फ्रॉम नेक्स्ट डे कि मैं अब मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। आई स्टार्टेड विद एथिक्स एंड ऑप्शनल, और फिर जो जनरल स्टडीज था, जो मैंने अपना नोट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे थे वो पढ़ लिए, एंड देन करंट अफेयर्स, एंड सबसे ज़्यादा फोकस मेरा था ऑन आंसर राइटिंग उन 3 महीनों में, कि एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे जाके आंसर ही लिखने हैं क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और पेपर कंप्लीट, मतलब मैं पहले पेपर भी नहीं कंप्लीट कर पाता था, मैं हमेशा 15, 16, 17 क्वेश्चन ही लिख पाता था, उससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाता था। ओके। तो मेरा फोकस था कि सबसे पहले तो आंसर राइटिंग करनी है कि हाउ कैन आई प्रेजेंट माय व्यूज, और सेकेंडली कि पेपर कंप्लीट करना है टाइम पे। राइट। तो वो ज़्यादा मेरा फोकस था इन दोज 3 months कि अब मैं प्रैक्टिस करूंगा कि हाउ टू परफॉर्म ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। राइट राइट राइट। तो फ्रेंड्स, एक तो इम्पॉर्टेंट बात आकाश ने जो बोली, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है हमें समझना, कि इस एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है स्टेज वाइज, तो प्री और मेंस के बीच में यू हार्डली गेट 2 to 3 months ऑफ टाइम, 3 months भी मैक्सिमम है। और अगर आप वेट करते रहेंगे कि प्री का एग्ज़ाम आ जाए उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूँगा, देन डेफिनेटली यू विल नॉट क्लियर, दैट इज़ फॉर श्योर। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जिस साल में आप प्री दे रहे हैं उससे उसी साल में, उसी से पहले, प्री से पहले एटलीस्ट 1 round ऑफ मेंस प्रिपरेशन शुड बी डन, योर बेसिक स्टडी शुड बी डन। अगर आपको नोट्स बनाने की अपनी आदत है, वो नोट्स बना के रखिए। कुछ अगर पॉसिबल हो तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ें तो करनी ही करनी है। और फिर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे दें तो विदाउट वेटिंग मच, बिकॉज रिजल्ट तो आ ही जाता है 2 से 3 हफ्ते में, बट वो टाइम भी क्यों वेस्ट करना है। बिल्कुल माई मैम। पॉइंट इज़ कि वाई टू वेस्ट इवन दैट मच ऑफ टाइम, यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। एंड 3-4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, टाइम को मैनेज करना है, एंड देन रिपीटेड रिविजन, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। आकाश, इसी में ही ऐसे एक इम्पॉर्टेंट रहता है कंपोनेंट हमारा मेंस के अंदर ही। और जब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम में, मेरे अटेम्प्ट में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया 2007 में, तो ऐसे एक लिखना होता था। नाउ द पैटर्न हैज़ चेंज्ड, नाउ यू हैव टू राइट 2 essays, एंड टॉपिक्स भी थोड़े डिफरेंट आते हैं द वे वी यूज टू गेट द टॉपिक्स। सो ऐसे को लेके बच्चे काफ़ी चिंतित रहते हैं कि ऐसे में, ऐसे कैन मेक यू डू और डाई काइंड ऑफ ना, कि सिलेक्शन अगर इसमें ज़्यादा अच्छे आ गए तो सिलेक्शन शॉर्ट है। और ये भी लगता है बच्चों को कि कम मेहनत करके भी अगर आपने अच्छा ऐसे लिख दिया तो भी यू विल डेफिनेटली गेट योर रैंक। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कि आपने ऐसे के लिए कैसे तैयारी की थी और एस्पिरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? मैम, मैंने ऐसे के लिए ऑनेस्टली अपने प्रीलिम्स से पहले नहीं तैयारी करी थी। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही ऐसे की तैयारी स्टार्ट करी थी। तो कुछ वीडियोस थे फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न हाउ टू थिंक अबाउट एन ऐसे, कि हाउ कैन यू गो थ्रू वेरियस डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो मैंने स्टार्ट किया था। एंड सेकेंडली मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स जो थे उनकी मैंने बहुत सारी कॉपीज पढ़ी थी कि हाउ डू दे राइट एन ऐसे। राइट। और क्योंकि मैं बहुत अच्छा था नहीं हमेशा से क्रिएटिव राइटिंग में, स्पेशली मतलब ऐसे, तो मतलब इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी कि ऐसे का पेपर भी देना है वाले हाँ। उनको स्टूडेंट्स को ज़्यादा आदत नहीं रहती है ना। मेरे को भी ऐसे का एग्जाम देना है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाँ ये पेपर भी देना है। एंड मुझे लगता है कि इस पेपर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेना इस एग्जाम में तो यू कैन गेट गुड इनफ मार्क्स। और यही मेरा मतलब था बोलने का, कि ऐसे को अगर आप ढंग से थोड़ा सा सोच के अगर अच्छे से लिख दोगे तो इट कैन एंश्योर योर सिलेक्शन। बूस्ट अप बहुत अच्छे से उससे हाँ, मिल बहुत सकता अच्छे, है। क्योंकि इसमें उस तरीके से मेहनत कम है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं या जीएस की बात करूं तो मेहनत कंपैरेटिवली इसमें वैसे नहीं है कि कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ना है।
but what is more important is formulation and presentation. So then how did you go about this? हाँ, तो मैम थोड़ा सा मैंने वीडियोस देखे, टॉपर कॉपीज मैंने बहुत सारी देखी थी, हाउ डू दे राइट एन ऐसे, वो कैसे फ्लो बना के रखते हैं, वेयर डू दे यूज एग्जांपल्स, वेयर डू दे यूज एनेक्डोट्स एंड एवरीथिंग, वो था. एंड देन आई गिव मेनी टेस्ट. आई रोट अबाउट 20 essays बिफोर माय एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम. 20 essays. तो मैंने वो लिखे एंड देन मेरे चेक भी कराया आपने? मेंटर्स थे, तो जो वो मेरे को इनपुट देते थे वो मैं इनकॉर्पोरेट कर लेता था उसमें से. एंड मेरे को ये लगता है कि ऐसे में यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली स्टडी एनीथिंग. आप बहुत कुछ पहले से ही पढ़ चुके होते हैं, तो वही आपको है कि अपने थॉट्स कैसे अरेंज करने हैं ऐसे लिखते हुए. एंड आई डिड नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर अप्रोच कि मैं ऐसे सिर्फ इसी अप्रोच पे लिखूंगा जो सब लोग करते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी मैकेनिकल. तो मैंने ऐसे फ्लो में लिखा एंड टॉपिक सिलेक्शन भी ठीक था. तो यही था, मतलब आई डिड नॉट प्रैक्टिस वेरी मच, बट सफिशिएंटली मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं टाइम पे ऐसे कंप्लीट कर पाऊँ. 20 essays लिखना एग्जाम से पहले इज नॉट अ स्मॉल थिंग. हाँ, मतलब मैं वीकली एक टेस्ट देता था ऐसे का बिटवीन माय प्रीलिम्स एंड माय मेंस. राइट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बूस्ट करा मेरा स्कोर, क्योंकि आई वाज कंफर्टेबल इनफ कि अब मैं कोई टॉपिक आएगा तो एटलीस्ट आई कैन थिंक एंड देन आई कैन अरेंज माय थॉट्स कि इस ऐसे में मुझे ये लिखना है. यस 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 यस. आप फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई 23-24 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, ये बात मैं इंट्रो में मेंशन करना भूल गई, इवन दो वी ऑल नो आकाश ने जस्ट ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद एग्ज़ाम दे दिया, तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेरी यंग. तो 23-24 साल की उम्र में अगर कोई सिलेक्शन इंश्योर कर रहा है विद सच अ हाई रैंक ऑफ सिंगल डिजिट, तो डेफिनेटली कुछ तो स्ट्रैटेजी रही होगी. एंड दिस एक्चुअली शोज़, जो मैंने बात बिफोर दिस डिस्कशन बोली एंड देन आकाश फर्दर सब्सटेंशिएटेड कि इसमें ROI जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ कंपैरेटिवली हायर देन दी अदर सब्जेक्ट्स, अदर टॉपिक्स. सो फ्रेंड्स, हम कई बार निगलेक्ट करते हैं एसए की तैयारी को. ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने डेलिबरेटली पूछा ताकि आप सब लोग इस बात को ध्यान में रखें जब आप तैयारी कर रहे हो कि एसए वहाँ जाके नहीं हो जाएगा. लिख तो देंगे ही आप, लेकिन बहुत अच्छा लिख सकते हैं अगर आप तैयारी पहले कर लो. Practice at least 8 to 10 essays minimum before you are appearing for your mains examination. And it is even more important to kind of get them discussed. कि कोई थोड़ा सा इनपुट्स उस पर मिल जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है. या अगर इनपुट्स नहीं भी मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट सेल्फ इवैल्यूएशन करने का प्रयास करें कि ये टॉपिक था, क्या मैंने इस पे जस्टिफाई करके जो भी ब्रॉड एस्पेक्ट्स थे क्या मैं कवर कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, और नहीं तो हाउ डू आई इम्प्रोवाइज. बिकॉज एग्ज़ाम तो आपको एक बार लाइफ में मौका मिलेगा, 2 बार मिलेगा, लेकिन बार बार नहीं मिलेगा. एंड देन यू विल रिपेंट कि मैं ये कर सकता था. इसीलिए घबराना नहीं है. ये हम बात इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी जो हमारे पास अब टाइम है, अब जो बच्चा अगले साल पेपर दे रहा है उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जाननी कि अब जून में हम बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम दिस मंथ टिल जनवरी फरवरी हाउ शुड दे यूटिलाइज देयर टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग आकाश नाउ टू द चॉइस ऑफ ऑप्शनल. आपने जितना मैंने आपके प्रोफाइल के बारे में पढ़ा कि सोशियोलॉजी आपने ऑप्शनल लिया. यस मैम. तो आपका टेक्नोलॉजी से हट के आपने ये ऑप्शनल लिया. पहला तो मेरा यही सवाल है कि आपने मतलब व्हाट वाज योर रीज़न ऑफ चॉइस ऑफ द ऑप्शनल एंड व्हाई डिड यू चूज सोशियोलॉजी फॉर दैट मैटर, एंड देन तैयारी कैसे की ऑप्शनल को लेके? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था ही नहीं सिलेबस में. इफ इट वाज इन द सिलेबस तो मैं डेफिनेटली उसी के साथ कंटिन्यू करता, बिकॉज आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन माय ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स. तो सेकेंडली मेरा ये था कि वंस आई वाज गोइंग थ्रू द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, मुझे बहुत फेमिलियरिटी लगी कि ये सब तो आई कैन स्टडी. मतलब अदर देन कुछ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ज़रूर सब्जेक्ट में, वो तो स्पेसिफिक है, वो पढ़ने ही है. बट अदर देन दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी दैट वी सी डेली, और जो हम रोज़ इंटरेक्ट करते हैं जिस चीज़ों के साथ, एंड जो हम सुनते भी आ रहे हैं बहुत टाइम से. तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था कि चलो इसमें मेरा इंटरेस्ट है. एंड आई वेंट थ्रू 3-4 क्लासेस, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया. तो फिर देन आई सेटल्ड कि हाँ मैं सोशियोलॉजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन परस्यू विद दिस सब्जेक्ट. तो वो था मेजरली कि हाउ आई चोज माई सब्जेक्ट.
कुछ बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था सो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चूज कर लिया था तभी ना? यस मैम, बिल्कुल जब तभी। आपको प्रीलिम्स पहली बार दिया तब से ही आपके ऑलरेडी चोजन था दैट यू विल बी अपेयरिंग विद सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ओके। और प्रिपरेशन मेरी काफ़ी मतलब बहुत कम रिसोर्सेज मैंने पढ़े थे सोशियोलॉजी के। मोस्टली मेरे क्लास नोट्स थे एंड मेरे जो एक प्रिंटेड नोट्स जो हमें मिले थे वो था, देयर वाज वन रेफरेंस बुक एंड फाइनली माय टेस्ट। मैंने टेस्ट से बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करी थी कि ओके। वेयर आई वाज नॉट राइटिंग गुड, कोई मेरे को नया क्वेश्चन मिल गया, कोई मेरे को नया पर्सपेक्टिव मिल गया, तो वो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा था लेटर इन माय आंसर्स। राइट। तो कम रिसोर्सेज थे पर लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा था, तो आई वाज एबल टू रेप्लिकेट इट ऑन द डे ऑफ माय एग्जाम एंड आई थिंक कि मतलब आई परफॉर्म सफिशिएंटली वेल। बहुत अच्छे मार्क्स तो मेरे ऑप्शनल में है नहीं, बट तब भी मतलब इट वाज डिसेंट इनफ मार्क्स हैं कि नहीं, दैट बहुत अच्छे होंगे ही ये तो नहीं, इट इज क्योंकि डिसेंट इनफ कि मेरी Okay. रैंक ज्यादा उससे Yeah. इम्पैक्ट नहीं हुई कि मेक और ब्रेक होता है ऑप्शनल हमेशा Right. हर ईयर कि इफ यू आर Right. स्कोरिंग गुड इनफ इन ऑप्शनल तो राइट वो आपको हेल्प बहुत ज्यादा करता है। राइट 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 ये राइट। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आकाश ने एम्फेसाइज की वो ये है कि लिमिटेड स्टडी मटेरियल के साथ साथ रिपीटेड रिवीजन। सो बेसिकली वॉट एवर यू आर रीडिंग यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आपने जितना पढ़ा है आप उसको अच्छे से लिख पा रहे हैं। यही इम्पॉर्टेंट है एंड दैट ही कुड डू बिकॉज ही invested time properly and he also kind of had a very clear cut strategy कि कैसे आगे proceed करना है। Coming to the next stage, वो सबसे important तो मैं मानती हूँ मेंस ही है, but then again interview is also like that कि make or break। यस मैम, डेफिनेटली। So मतलब interview is, I would say it's like a gamble कि अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम गैम्बल है तो फिर तो ये किस्मत की बात हो गई। तो क्या है कि डेस्टिनी भी तभी फेवर करती है जब हम खुद अपने एफर्ट करें। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज बिलीव कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। सो तैयारी तो करके जानी ही पड़ेगी, आगे तो जो होगा वो तो ईश्वर को ही पता है। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू विच इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट? यूपीएससी के फॉर्म में इसको पर्सनालिटी टेस्ट लिखते हैं। यस मैम। एंड देन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन द डे? तो मैम फॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू काफ़ी लेट शेड्यूल हुआ था। आई हैड 3 months ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू। ओके। तो कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें हैं मतलब व्हाट यू फील। 3 महीने में सिर्फ आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे या आपने और भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? के लिए भी पढ़ रहा था मैं वही बोल रही हूँ क्योंकि वो एक माइंड में एक डाउट रहता है। मैं प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहा था, मैं उसके भी टेस्ट देता था, तो वो एक था एक फेज पर, लेकिन इंटरव्यू की तरफ थोड़ा मेरा ज्यादा फोकस था कि यू हैव टू डू इट वेल, निकालना है। हाँ, तो एक तो सबसे पहले आपका डेफ जो आप भरते हैं दैट वाज प्रिपेयर्ड वेरी वेल। मैंने मतलब हर टॉपिक पे हर वर्ड पे जो भी मेरे डेफ था आई क्रिएटेड स्पेसिफिक नोट्स की इफ समबडी आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम माय हॉबी और इफ समबडी आस्क मी क्वेश्चंस फ्रॉम माय होम स्टेट और माय ग्रेजुएशन एंड एनीथिंग, तो वो मेरा रेडी होना चाहिए। देयर आई कैन नॉट बी लाइक कि ये आई डोंट नो, मतलब सम बेसिक थिंग्स यू हैव टू नो, कुछ एडवांस लेवल पे हो दैट इट्स नेचुरल आपको शायद से ना आता हो, तो वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। सेकेंडली वाज करंट अफेयर्स। वो आई यूज्ड टू स्टडी 3 न्यूज़पेपर्स अ डे ड्यूरिंग माय इंटरव्यू प्रेप। तो मैंने न्यूज़पेपर्स बहुत पढ़े, तो आई क्रिएटेड गुड इनफ ओपिनियंस की व्हाट इज हैपनिंग और क्यों हो रहा है and what is the rationale behind the same. And third was my peer group discussion. हम बहुत ज़्यादा बात करते थे, we had a very good group. तो हम सब ने रोज़ हम आते थे 1-2 घंटा बात करते थे. It was only just talking कि हम अपना अपना perspective रखें. How will we speak before the board if question on similar lines comes to us also. And fortunately हमारे ग्रुप में बहुत लोगों का रिपीट भी हुए क्वेश्चंस, मेरे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए, तो इट वाज लाइक अ कॉन्फिडेंस कि ये तो हम सब प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले से। वेरी नाइस। एंड फाइनली बहुत सारे मॉक्स दिए थे मैंने। आई गेव मोर देन 10 मॉक्स बिफोर माय एक्चुअल इंटरव्यू। वो शायद से डिफरेंट होंगे फ्रॉम द डे ऑफ माय एक्चुअल इंटरव्यू कि जो मेरे से हुआ, पर लेकिन दे गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि हाउ टू स्पीक टू पीपल, अपना कैसे आप बता सकते हो, हाउ टू टॉक, और कुछ आपको नहीं आ रहा या फिर हाउ टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स। वहाँ पे मॉक्स ने मुझे हेल्प किया। तो यही था मेरा इंटरव्यू प्रेप में, मोस्टली मैंने यही सब किया और कुछ मैंने बहुत कुछ किया नहीं ऐसे। राइट, नहीं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर डिस्कसिंग विद योर पीयर्स, यू आर टेकिंग मॉक इंटरव्यूज एंड देन यू आर हैविंग डिस्कशंस। सो आपका इंटरव्यू बताया आपने 3 महीने बाद था, तो
हाउ डिड इट गो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू? कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज मतलब वेरी गुड। जो हम देखते हैं या जो हमने एक बोर्ड आपका परसेप्शन बना हुआ कौन सा बोर्ड मिला? है, दिनेश लासा सर का बोर्ड था मेरा, ओके। एंड ही वाज अ चेयरमैन एंड अदर एडवाइजर्स वर देयर। तो जो हमारा एक परसेप्शन होता है टुवर्ड्स यूपीएससी का इंटरव्यू है कि दैट दे कैन आस्क एनीथिंग, और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रिल दे करते हैं। ग्रिल यू एंड मतलब आपका वो चेक करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मेरे टाइम पे बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। अगर मैं कहीं पे फंबल कर रहा हूँ या फिर मेरे को कुछ नहीं आ रहा तो दे गिव मी इनफ टाइम कि दैट ओके यू कैन थिंक एंड देन आंसर, डोंट बी इन अ हरी, वी आर हियर टू लिसन टू यू। एंड मतलब दे वर वेरी अकोमोडेटिंग। कुछ मेरे को नहीं आता, दे इफ आई से कि सर दैट आई डोंट नो, दे विल आस्क यू समथिंग एल्स। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड मतलब ये मिथ ब्रेकर था मेरे लिए भी कि दैट इंटरव्यू कुछ और होता है और हमने कुछ और सोचा हुआ होता है। राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बिल्कुल उससे ऑपोजिट ही था एंड इवन माय मॉक इंटरव्यू से भी बहुत ज़्यादा अलग था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय मॉक्स एंड व्हाट हैपेंड इन द रियल इंटरव्यू, काफ़ी डिफरेंट थी दोनों चीज़ें। ओके ओके, नाइस। फ्रेंड्स, आपके इंटरव्यू बोर्ड का जैसा भी रवैया रहे, बट मेन मोटो सबका यही है कि जस्ट टू काइंड ऑफ टेक एन असेसमेंट कि एक एस्पिरेंट जो प्री और मेंस के दो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस पार करके यहाँ तक आए हैं, तो उनका ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज में आने का क्या है, एंड हाउ शी और ही कैन बी एन एसेट to the country's civil services system. So that is, I think, what they try to Yes, ma'am. gauge, and they can be friendly, they can be strict, they can be kind of supportive, or they can make you feel कि no, you are under a pressure situation. But हर तरीके से ही आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट लगना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी शो करनी है. Yes, ma'am, definitely. Yeah, because it should not be giving a message कि you are maybe over friendly or you are kind of getting subdued. तो वो एक बैलेंस बनाना, and that you will definitely kind of have that in your personality. ये तो असेसमेंट है कि आप ऑलरेडी क्या हो, Yeah. वो ओवरनाइट चेंज तो हो नहीं जाएगा. दैट विल Personality नॉट तो चेंज. चेंज नहीं हो सकती मैम, मतलब Yes. एक महीने में 2 महीने में यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनालिटी ऑफ 25-30 इयर्स। Yeah. वो तो पहले से ही डेवलप्ड है। Yes, yes. So all these years of your grooming, of your learning, of your experiences, वही reflect होते हैं वहाँ पे जाके. Yes, ma'am. So what is important is that you have your confidence, you have your all preparation अच्छे से करके जानी है, उसका कोई replacement नहीं है, और अपने humility, confidence से इंटरव्यू बोर्ड को फेस करना है. सो आकाश, द स्ट्रैटेजी पार्ट हैज़ बीन वेरी मच इंसाइटफुल विद यू कि आपने कैसे कैसे डिफरेंट स्टेजेस में ध्यान दिया. और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि प्री से पहले मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए. एटलीस्ट 1 राउंड ऑफ योर सिलेबस शुड बी कवर्ड. प्लीज़ माइंडेड, दिस इज़ मैंडेटरी. अगर आप सोच रहे हैं कि पहले प्री दे देते हैं, प्री निकाल लेंगे, तो वो अटैम्प्ट भूल जाइए. उस अटैम्प्ट में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर नेक्स्ट की तैयारी करनी है. तो बेटर यह है कि थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अपने टाइम को आप डिवोट कीजिए. कमिंग टू योर पर्सनल इंटरेस्ट, योर हॉबीज़, Formula 1 रेसिंग, वॉचिंग मूवीज़ और वेब सीरीज़. आपको आकाश क्या लगता है कि क्या हॉबी ज़रूरी है या एक ये वेस्ट ऑफ टाइम है? डिड दे हेल्प यू इन प्रिपरेशन और डिड दे काइंड ऑफ डेविएट यू? दे वर अ डिस्ट्रैक्शन. मैम मेरे लिए इट वाज नॉट एट ऑल अ डिस्ट्रैक्शन. मेरे लिए तो दे वर माय ब्रेक टाइम की. राइट. एकेडमिक और नॉन एकेडमिक्स में एक बहुत लाइन मेरी बनी हुई थी कि आई विल स्टडी. हाँ, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं इतना टाइम पढ़ाई करूंगा, पर लेकिन आई नीड टू ब्रेक ऑल्सो. मतलब मेरे को ब्रेक भी चाहिए, मेरे को कट ऑफ भी होना है कि आई कैन नॉट स्टडी. मैं आज भी अगर मेरे से कोई पढ़ने को बोला, आई कैन नॉट स्टडी मोर देन 8 आवर्स और 9 आवर्स. मेरा इतना ही होता है, उससे ज़्यादा आई कांट स्टडी. मेरे को बर्नआउट हो जाता है उसके बाद. तो मेरे लिए तो माय हॉबीज़ वर कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ाई कर ली, बट दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस भी चाहिए, और उसमें शायद से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. कोई भी हॉबी हो, भले ही आपकी कोई स्पोर्ट हो, कोई आपको बाहर जाना, आपको कुछ भी करने का मन करता है, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि दैट यू आर इन टच विद बोथ ऑफ योर थिंग्स. आप पढ़ाई भी कर रहे हैं बट यू आर ऑल्सो लिविंग योर लाइफ.
राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, आप पूरा कट ऑफ हो गए, एंड वो शायद से मेरे को नहीं लगता कि वो रिजल्ट भी देगा। तो मेरे लिए तो इट वाज वेरी नाइस कि मैं पढ़ाई करूंगा और फिर उसके बाद मैं एक अच्छी सी मूवी देखूंगा शाम को। तो मेरा दोनों चीज़ें हो जाती थी कि ठीक है आज का काम हो गया, आई हैव डन माई वर्क, पर लेकिन उसका फ्रूट भी है कि ठीक है आज फिर शाम को एक मूवी देखेंगे, आज शाम को बाहर चले जाएंगे। मेरी रेस होती थी संडे को, तो वो तो मैं देखता ही था कि अगर Okay. कोई रेस है तो फिर वो मैं देखता ही था। तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक कि हाँ मेरा फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेरी बनी रहेगी, मैं सब कुछ करूंगा, पर लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में ही मेरा फोकस था। ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि होना भी चाहिए। राइट। यू शुड हैव समथिंग टू डू, इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस। एक टाइम के बाद आपका शेड्यूल इतना मोनोटोनस हो जाएगा, सस्टेन करना मुश्किल होता है। हाँ हाँ जी। तो वो इतना मोनोटोनस हो जाता है, वो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए यू नीड अ हॉबी। इट इज Right. नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, वो आपके लिए अच्छा ही है इन द लॉन्ग रन। राइट राइट। सो फ्रेंड्स, वही है कि कोई भी चीज़ आपको जिससे खुशी मिलती हो, वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ नॉट कि आपको 10 चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं, म्यूज़िक, डांस, या जैसे मूवीज़ देखना है, वॉट एवर इज़ योर इंटरेस्ट एरिया, या फॉर दैट मैटर टेकिंग अ वॉक, यस मैम। going out, taking a walk or meditation, whatever you like, that is necessary. और सिविल सर्विसेज सिलेक्शन के बाद भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल मैम। बिकॉज वंस यू जॉइन सर्विस बहुत अलग तरीके के प्रेशर्स आएंगे, तो आपको लगेगा कि अब मैं कैसे कोप अप करना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेक देम पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस मैम। आकाश, आपने ब्रीफली बात की फिज़िकल और मेंटल वेलनेस की, मेंटल हेल्थ की। आजकल मैं सिर्फ तैयारी जो सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं वही बच्चे नहीं, उसके अलावा भी बहुत ऐसे बच्चे हैं कि डिप्रेशन के अंदर दे आर गेटिंग इन्वॉल्व, एंड अनफॉर्चुनेटली इवन फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल, वी आर हेयरिंग द केसेस ऑफ सुसाइड्स। सो इतने मेरिटोरियस होने के बावजूद कि कोई आईआईटी में जा रहा है, या कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, या कोई सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहा है, उसमें जाके आपको अपने ऊपर इतना डाउट हो रहा है या कैसे प्रेशर आ रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल। सो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए क्या एस्पिरेंट्स कर सकते हैं, वाई एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? मतलब ये हम चीज़ निगलेक्ट करते हैं। और इसी के साथ में आजकल इमोशनल वेलनेस की भी बात हम बहुत सुन Yes, रहे हैं। ma'am. जब मैं अपनी बात करूं कि मेरे कॉलेज में जब हमारी प्लेसमेंट वगैरह हो रही थी, तो आईक्यू टेस्ट होता था, यस मैम। अभी ये ईक्यू टेस्ट EQ में बदल test. गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट लेते हैं, वो ईक्यू जज करते हैं। तो ये सब के लिए क्या करें एस्पिरेंट्स, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड हाउ दे शुड अप्रोच? मैम इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, ये आपकी लाइफ से बड़ा तो है नहीं। बिल्कुल। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के साथ हमेशा ही रहेगी। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ, भले ही वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। राइट। तो ये दोनों चीज़ है, मतलब इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। एग्जाम तो शायद आपका 1 साल बाद भी हो जाएगा और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेम कि यू आर नॉट मेंटली वेल, आपका मन नहीं लग रहा है कि मैं व्हाट शुड आई डू। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड रिगार्डिंग इसको मेंटेन कैसे करना है, मेरा तो यही था कि दैट आई विल फॉलो माई हॉबी। मैं लोगों से बात करता था, मैं बाहर जाऊंगा, घूमूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। दैट इज़ वन थिंग। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते, आप सॉलिटरी बिल्कुल नहीं रह सकते कि आप किसी से कुछ कर ही नहीं रहे, यू आर नॉट एंगेज्ड इन एनीथिंग एल्स। तो आपकी हॉबी है, अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना हॉबी है, मुझे तो लगता है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। अगर आपकी कोई हॉबी है स्पेशली इन स्पोर्ट्स, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों उससे बहुत अच्छा रहता है। राइट राइट राइट। आप टीम वर्क करते हो, आप लोगों से बात करते हो, यू गो डिसिप्लिन आउट। सीखते हैं हाँ। आप, बिल्कुल। हाँ जी। तो वहाँ पे आप वो ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई स्पोर्ट खेलना बहुत अच्छा लगता है, उसे परस्यू करिए। आपकी कोई हॉबी है, म्यूजिक, डांस, एनीथिंग, कोई आर्ट करना आपको अच्छा लगता है, तो वो आपका माइंड रिलैक्स करता है एंड वो शायद से ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लास्टली इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स। आप सब कुछ खुद से अकेले नहीं फाइट कर सकते, यू विल नीड हेल्प ऑफ अदर्स। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट इफ यू आस्क यू विल गेट हेल्प। ऐसी बात नहीं है कि दैट नोबडी इज विलिंग टू हेल्प यू। अगर आप बात करोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का। तो ये है कि मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन सीक हेल्प एंड सपोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो आपको सब कुछ अकेले टैकल नहीं करना है, कुछ चीज़ें सबके लिए नहीं होती है। शायद जो पर्सन उस चीज़ से पहले से निकल चुका है वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएगा रादर देन फाइंडिंग सॉल्यूशन एवरीथिंग ऑन योर ओन।
तो Right. टॉक टू पीपल, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। एंड एंगेज्ड, मतलब नॉन एकेडमिक चीज़ों में भी एंगेज्ड रहिए। एंड इट इज़ नॉट दैट कि शायद आपका एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए, बट इट डज नॉट गारंटी कि आपकी लाइफ आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब हर चीज़ का अलग अलग हो सकती है, देयर आर Right. डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू एवरीथिंग। Right. तो डोंट मेक इट लार्जर देन योर लाइफ की एग्जाम ही Right. सब कुछ है। Right. This is very life is very important, big. friends. जो आकाश ने अभी बात बोली कि दिस इज ओनली एन एग्जाम, डोंट अटैच एवरीथिंग इन योर लाइफ टू दिस। और कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं, कि जीवन की और चीज़ों में, परेशानियों में ऐसे फंस जाते हैं। सो देयरफॉर दिस बैलेंस, मेंटेनिंग एंड हाउ डू वी हैव दैट बैलेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये आपको लोग हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, बट अपनी लाइफ के बारे में आपसे बेहतर नहीं कोई जान सकता है, दैट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड हाउ डू यू हैव टू काइंड ऑफ अप्रोच टू दिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, विच इज़ स्पेशली ये जो पूरा प्रिपरेशन का टाइम है बहुत अनसर्टेन है। एंड इसमें क्या है कि होगा नहीं होगा इसकी अप्रीहेंशन है, एंजाइटी है। तो साथ ही साथ में हम कहीं ना कहीं अपनी सोशल लाइफ जो और लोग जी रहे होते हैं, हमारे पीयर्स, उसको सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोमो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डिड यू ऑल्सो फील दैट? एंड देन इसके लिए क्या करें कि इसको मिनिमाइज कैसे करें? यू नो, हाउ डू वी काइंड ऑफ रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ distractions around us, of what is happening in others' life? मैं तो सोशल मीडिया ही बंद कर दिया था मैंने, मैं जब हाँ, प्रिपरेशन तो कर यही रहा है था। कि एक और मैं इसमें बात यही जोड़ना चाह रही थी कि सोशल मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है कि इंस्टाग्राम स्टोरीज में फ्रेंड्स घूम रहे हैं या अच्छी जॉब ज्वाइन हो गई है। तो वही है मैम, मतलब सोशल मीडिया से मैं तो बिल्कुल 2.5 इयर्स मैंने यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी। ओके। तो मैं, मतलब मेरे पास मोबाइल ही मैं बहुत कम यूज़ करता था अपना। मेरे कुछ फ्रेंड्स से उनके साथ मैं कांटेक्ट में हमेशा था, तो उनका तो मतलब दे वर लाइक कि ठीक है, उन्हें तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ, एंड दे वर नॉट कि वो मेरे को जज नहीं करेंगे। बट सोशल मीडिया में व्हाट आई थिंक इज कि यू ओनली गेट टू सी द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, वो बस आपको दिखती नहीं कि उनकी लाइफ भी ऑर्डिनरी है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लाइफ में जो हो रहा है वो सब हो रहा है, आपका भी कोई एक बहुत अच्छा मोमेंट आएगा, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, बट यू वोंट बी पोस्टिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो शायद से वहाँ पे वो चीज़ सोशल मीडिया डेवलप करता है कि दैट तब आपको लगता है कि शायद से मेरी लाइफ में नहीं हो रहा एंड अदर पीपल आर डूइंग एवरीथिंग, वो सब कुछ कर रहे हैं, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप शायद से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे तो वो अच्छा है। एंड बिलीव इन योरसेल्फ कि शायद से पाथ आपको नहीं लिखेगा, पर लेकिन एक बार ही जब रिजल्ट आएगा ना, तो इट विल ऑल बी जस्टिफाइड। तो वो फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, वॉट एवर हैपेंड इट हैपेंड फॉर गुड ओनली। तो दोनों चीज़ आपको बैलेंस करके रखनी है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाना है। जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके साथ रहिए एंड डोंट बी टू कंसर्न कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। आप यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। या एंड ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बोली कि सोशल मीडिया में लोग अपनी ज़िंदगी की अच्छी बात ही डालते हैं, बट देयर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन एवरीबडीज़ लाइफ। सबकी लाइफ में टेंशन है, स्ट्रगल है, वो पर्सनल हो सकती है, वो प्रोफेशनल हो सकती है, बट वो नहीं डालेंगे। वो क्या डालेंगे? उनका सक्सेस। वो क्या डालेंगे? अपना कुछ अच्छा उनके साथ हुआ पर्सनली, प्रोफेशनली। सो वो आपके साथ भी हो रहा है और होगा भी। सो यू डोंट नीड टू बॉदर टू मच अबाउट दैट एंड मेंटेन अ काइंड ऑफ अ क्लोज ग्रुप with whom you can share your feeling. You should feel you are alive and happy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डाउट आता है कि पता नहीं हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन सब चीज़ों को मिनिमाइज करना एंड देन लेट नॉट दिस फोमो अफेक्ट यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश, इसी के साथ एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी ने 4-5 अटैम्प्ट दिए और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो किसी एस्पिरेंट को कितने लेवल तक जाके डिसाइड करना चाहिए कि नो, दिस आई हैव टू हैव अनदर ऑप्शन इन लाइफ?
और क्योंकि मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए, बीच में कुछ एस्पिरेंट से भी इंटरेक्ट किया कि एंड आई रियली वैल्यू देयर एफर्ट्स कि 5-6 अटेम्प्ट्स को सस्टेन कर पा रहे हैं। बट मेरे जहन में यही सवाल ये आता था कि अगर इस बच्चे का इस बार भी नहीं हुआ तो क्या उनके पास में लाइफ में प्लान भी है? एक तो ये सवाल, और दूसरा वो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन कब खींचनी चाहिए कि नाउ इज़ द टाइम दैट वी शुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। एंड देन ये जो ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन ईजी नहीं होगा बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। तो उसको कैसे कोप अप करे कि नहीं, हम ये नहीं, हम दूसरे तरीका कर रहे हैं। और फिर एक ये तो बात आती है ना कि हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, कि भाई हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक तरीके का फेलियर तो आता ही है माइंड में कि हम फेल हो गए, हमने इतने टाइम लगाया बट फेल हो गए। और वो परसेंटेज डेफिनेटली बहुत हाई है, बहुत हाई है मैम। वो तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स ने प्रीलिम्स का फॉर्म फिल किया। सिलेक्शन लिस्ट में 900,000 की लिस्ट आई है, उसमें से 250-300 IAS IPS बने, बाकी और सर्विसेज हैं। yes, ma'am. तो आपका नाम होगा नहीं होगा, तो दैट परसेंटेज इज़ वेरी वेरी Very हाई। high. ये सब चीज़ों पे कैसे वो जो बच्चा जो कर रहा है तैयारी सालों साल, कैसे उसको अपने आप को कैसे एडजस्ट करे, अपने आप को कैसे समझाए कि आई हैव टू मूव फॉरवर्ड? मैम मतलब मेरा तो बहुत क्लियर था। आई वॉज वेरी क्लियर बिफोर माई प्रिपरेशन ओनली कि मैं 2-3 अटेम्प्ट से ज़्यादा शायद दूंगा ही नहीं इस एग्ज़ाम को। तो मेरे लिए तो इट वॉज वेरी क्लियर कि ठीक है, इट्स अगर हो गया तो वेल एंड गुड, बट आई विल डू समथिंग एल्स। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि दैट योर फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स शुड बी वेरी नाइस, कि आप मतलब अपना अच्छे बेस्ट से दीजिए, अपना हाँ। बेस्ट दीजिए उन 2-3 अटेम्प्ट्स में। हाँ, इफ इट कम्स टू यू तो बहुत अच्छी बात है, बट आफ्टर दैट यू कैन डू समथिंग एल्स। आप कुछ और करना स्टार्ट करिए, एंड एग्जाम आप साइमल्टेनियसली भी दे सकते हैं, शायद से आपका हो जाए। बट इट्स नॉट दैट कि आपका नहीं हो रहा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही देना है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। आप एग्जाम दीजिए, आपका नहीं हुआ इट्स ओके। और रिगार्डिंग फेलियर वाली बात कि यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, मुझे ये लगता है कि वंस यू आर इन दिस प्रिपरेशन आपका एक्यूमेन इतना ज़्यादा बन जाता है कि you get so much of knowledge, आप बहुत नॉलेजेबल हो जाते हो, एंड यू आर वेरी वेल प्लेस्ड कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड योरसेल्फ। वो शायद एक नॉर्मल पर्सन नहीं बता पाएगा बिल्कुल कि नहीं कर सकता है। क्या क्या हो रहा है। आपने जी, इकोनॉमी जी। पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने सब कुछ इंटरनेशनल पढ़ अफेयर्स लिया, पढ़ लिए, आपने सब बिल्कुल। कुछ पढ़ लिया। यू आर वेरी वेल प्लेस्ड। आपका मतलब यू विल बी इंटेलेक्चुअल इनफ कि यू कैन डू वेरी वेल इन सम अदर फील्ड। तो वो फेलियर सिर्फ ये नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, पर लेकिन जो प्रिपरेशन से आपने सीखा वो फेलियर नहीं है, वो बहुत अच्छा है। दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, यू आर वेरी वेल अवेयर सिटीजन, आपको मतलब सब कुछ पता है, एंड व्हाट अफेक्ट्स यू, व्हाट डज नॉट अफेक्ट यू, वो सब आपका इतना होराइजन ये एग्जाम खोल देगा कि यू कैन डू वेरी वेल इन सम अदर फील्ड। तो एग्जाम नहीं हुआ इट्स ओके, बट आप वो नॉलेज कहीं और यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा वो वेस्ट हो गया, बिल्कुल वो सिर्फ आपने एग्जाम के लिए ही पढ़ा। वो एग्जाम के अलावा भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ना, और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना ही क्यों है। इट इज समथिंग लाइक डेफिनेटली इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, एंड आपके एफर्ट्स दिन रात की मेहनत लग रही है, तो आपका ओरिएंटेशन बहुत चेंज हो जाता है। डेफिनेटली मैम, मतलब आपके व्यू पॉइंट बहुत अच्छा हो जाता है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स की चीजें हो क्यों रही है, चीज करने का एक नजरिया एक बदलता है। तो उसको फिर कहीं और कैसे यूज कर सकते हैं, उस पे ध्यान दीजिए, उस पे फोकस कीजिए। एंड कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो लाइन ड्रॉ करें। आकाश ने जैसे बोला कि 2 या 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा वो नहीं देते, मेरा भी सेम ही था अपने आप को डिसीजन जब मैंने लिया था कि 2 या 3 अटेम्प्ट। और जब सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया जिसमें सिलेक्शन हुआ, उसमें मैंने अपने आप को यही कमिटमेंट की थी कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, बाकी ईश्वर की मर्जी है। कि मुझे अपने ऊपर ये कोई शिकवा नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा कर सकती थी, that I did not give my best। शुरुआत के अटेम्प्ट्स आप बेस्ट दो, मतलब तब आपका गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आई कुड हैव डन बेटर। आपने सब कुछ कर लिया अपनी कैपेसिटी में, अगर हो गया वेल एंड गुड, डू समथिंग एल्स। एंड दिस एग्जाम इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। शायद आपका एप्टीट्यूड कहीं और पे बहुत अच्छा है, हाँ, किसी और चीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा भी है कि यू कैन डू very well in some other field, yes ma'am, rather than being in civil services. So because and today, like if I compare my time, 20 साल पहले से आज के टाइम में तो opportunities कितनी ज़्यादा है, and you can do very well in any field that you choose for.
आकाश, बहुत इंसाइटफुल इंटरेक्शन रही एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स मुझे आज आपसे बात करके एस्पिरेंट्स के लिए सुनने को मिली हैं, विच आई एम श्योर दे वुड बी एक्चुअली वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम. सो टुवर्ड्स द कंक्लूजन, बिकॉज एक सवाल मैं जनरली ये पूछती हूँ अपने गेस्ट से कि लीव बिसाइड सिविल सर्विसेज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक यूथ हमारा लाइफ में अच्छा करना चाह रहा है, यू नो, एंड ही वांट्स टू डू समथिंग गुड इन द लाइफ, एम हाई. सो उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि हाउ दे हैव टू टेक थिंग्स इन देयर लाइफ? मैम, मेरा तो एक स्टेटमेंट है दैट आई स्टैंड बाय दैट कि बी द बेस्ट इन योर चोजन फील्ड. बी द बेस्ट इन योर चोजन फील्ड. आपने कुछ चीज डिसाइड करी है ना, तो गिव इट एवरीथिंग कि मैं यही करूंगा सिर्फ. एंड मेरे को नहीं लगता कि यू हैव टू डू कुछ एक्स्ट्रा लॉट ऑर्डिनरी. ऑफ थिंग्स अराउंड दिस. आपको वो चीज करनी है जो आपको अच्छी लगती है. राइट. आपने चूज किया कि मेरे को इसी फील्ड पे काम करना है, तो आप इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर लीजिए दैट यू आर अमंग द बेस्ट पर्सन कि इफ समबडी अप्रोच यू फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, हाँ, यू कैन बी अप्रोच्ड. तो फाइंड योर पैशन, एक चीज ढूंढिए एंड वर्क ऑन दैट. तो मेरे को नहीं लगता कि उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज हर चीज में है. हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है. बस आपको उस फील्ड में अच्छा होना है. फ्रेंड्स, फाइंड योर पैशन, वर्क ऑन दैट एंड बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू डिसाइड एंड चूज. ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हम अक्सर सुनते हैं कि लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव. सो दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज लाइफ अबाउट. कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में आके ही देश सेवा कर पाओगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, एंड इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, सोसाइटी लेवल में लोगों को जोड़ के कर सकते हैं. देयर इज़ ह्यूज पावर ऑफ कोलैबोरेशन. सो ट्राई एंड गिव योर बेस्ट इन वॉट एवर यू डिसाइड टू डू. सो आकाश, इट वॉज अ ट्रूली डिलाइटफुल, इंसाइटफुल एंड एन एन्जॉयबल कॉन्वर्सेशन विद यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. क्लैरिटी ऑफ थॉट आपकी हर बात में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको बहुत हेल्प करेगा एज एन ऑफिसर ऑल्सो. दैट मच आई कैन से विद लिटिल बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस. सो बिफोर आई कंक्लूड, एक छोटा सा हम लोग रैपिड फायर करते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेट नहीं करता है. सो सम ऑफ योर क्वेश्चंस अबाउट यू, योर लाइफ. सो डू यू लाइक ट्रैवल, घूमना? यस मैम, मतलब प्रिपरेशन में तो क्या नहीं, बट आई लाइक टू ट्रैवल. या सो अब अगर जैसे आपको अब टाइम मिल जाएगा वंस यू जॉइन सर्विस, सो इंडिया में कौन सी जगह है जो आप जाना चाहेंगे, अभी तक नहीं देखी है? लद्दाख. लद्दाख इज वेरी ब्यूटीफुल. यस, आई हैव बीन देयर ट्वाइस, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यस मैम. एंड अब्रॉड? बाहर सिंगापुर एक बार. सिंगापुर, ओके, राइट. सिंगापुर इज ऑल्सो वेरी नाइस. फॉर्मूला 1 रेसिंग, मुझे एक्चुअली उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. हार्डली कुछ मैंने रेसेस टीवी पे ही देखी हैं. उसमें आपके फेवरेट स्टार कौन से हैं एथलीट? अभी लुइस हैमिल्टन. ओके, ही ड्राइव्स फॉर फरारी. तो अच्छा, फरारी के लिए हैं वो. ओके. माय सन इज फॉन्ड ऑफ कार्स एक्चुअली. ही इज 6 years old एंड ही नोज द नेम्स जो मुझे सुने भी नहीं है कभी. So, आजकल तो बच्चों को इतनी नॉलेज है. सो ही इज क्रेजी अबाउट कार्स. खाने में आपको घर के खाने में मैं पूछना चाहूँगी कि मम्मी के हाथ का तो सबको ही अच्छा लगता है. व्हाट इज़ योर मदर कुक्ड फेवरेट डिश? मम्मी ने बनाई हो जो आपको अच्छा खाना लगता होगा. तो क्योंकि अब अकेडमी में तो सब बाहर का ही खाना है. यस घर पे तो मतलब राजमा चावल. राजमा चावल, ओके, वेरी नाइस. अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होता सिलेक्शन, आपने बोला 2-3 अटेम्प्ट में देता, फिर आप क्या रहते लाइफ में? मतलब व्हाट वुड हैव बीन योर करियर पाथ? मैम, मेरा टेक्नोलॉजी में ही कुछ होता. आई वुड हैव डन समथिंग इन दैट. मैं एआई सीखता, मैं क्वांटम सीखता और मैं उसमें कुछ करता फिर. ओके, नाइस. दैट यू कैन स्टिल डू नाउ, लाइक वंस यू आर इनटू योर सर्विसेज. यस सर. दैट फील्ड इज वेरी मच इवॉल्विंग नाउ इन इंडिया. एंड एआई का तो यूज इवन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एंड गवर्नमेंट हमारे सिस्टम में भी हो ही रहा है. सो डेफिनेटली दैट विल बी एन एसेट फॉर द डिपार्टमेंट्स वेयर यू आर पोस्टेड.
शिखर का सफ़र हमारा जो शो है उसका टाइटल है. यस मैम. What is शिखर का सफ़र for you? How do you define this? मैम मेरे को नहीं लगता कि दैट देयर इज वन शिखर जो आप शिखर. रीच कर सकते हो. Right. इट्स एन इवॉल्विंग थिंग. वो Yes, चेंज yes. होती रहती है हर बार. बिल्कुल. एंड इस सफर में आप सब चैलेंजेस भी आएंगे, सक्सेस भी आएगा, फेलियर भी आएगा. तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. एंड शायद से आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने बहुत अच्छा कुछ कर लिया, बट उसके बाद आपको लगता है कि अभी तो बहुत कुछ है करने के लिए. तो वो चेंज होता रहता है कि आज आपको लग रहा है कि आज सिर्फ एग्जाम क्लियर हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. फिर एग्जाम उसके क्लियर हो बाद जाएगा, लगेगा. उसके बाद आपको लगेगा कि दैट आई एम वेरी गुड इन डूइंग समथिंग दैट आई वांट टू डू. तो वो चेंज होता रहेगा, बट एंड में यही है कि ये जो आपकी जर्नी होगी उसमें आप सब कुछ सीख जाओगे एंड में. राइट. आपका फेलियर्स भी होंगे, आपके सक्सेसेस भी होंगे, एंड इट विल बी फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस. राइट. और वो अच्छे भी होंगे, वो बुरे भी होंगे. तो ups and downs आएंगे, but it will be worth it at the end It would of be the day. continuing. हाँ, So yes, ma'am. friends, the journey to the shikhars is ever continuing. It is ever evolving. और आज एक शिखर प्राप्त करके कल को आपको लग सकता है कि मुझे अब वहाँ पे जाना है. That is now my new destination. So this journeys to the peak that should keep continuing. क्योंकि Yes, हम because life is a learning process. And we learn from everybody. Thank you so much, dear Akash. Thank you very much. And बहुत ही crisp, I would say, insightful and practical आपकी तरफ से inputs आए हैं. जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए टारगेट करके मेरी कोशिश है. बिकॉज हमारे देश की जो युवा शक्ति है बहुत पोटेंशियल है उसमें. Yes, ma'am. एंड वी ऑल नीड टू काइंड ऑफ गाइड देम, गिव देम द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी सो दैट दे हैव देयर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन. Yes, ma'am. Definitely. सो आकाश, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. यू विल बी सून जॉइनिंग अकेडमी लवासना एट मसूरी. इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस एंड यू विल गेट टू नो, meet so many of your batchmates across services. और मेरे को अपना टाइम याद आता है तो मेरे को ऐसे ऐसे मेरे बैचमेट्स की कहानियाँ याद हैं आज भी कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में फ्रॉम वेरी humble backgrounds and difficult situations they came, and everybody has same zeal and enthusiasm. Yes, ma'am. Definitely. which you have, they will all have. So that वो आपका बहुत अच्छा एक पीरियड रहेगा before you join your independent postings. Yes, ma'am. Posting से फिर then there is no scope for गलती. Yes, ma'am. Definitely, ma'am. वो तो है ही. But I am very much sure with your acumen, with your sharp acumen, with your talent and with your clarity in vision and your efforts, you will definitely be an asset to the country. My best wishes to you, Thank you very much. for the upcoming service career in interest of the public. And आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And thank you friends for joining us here. मेरी बहुत छोटी सी ये कोशिश है कि आप सबके सामने हमारे बीच में से ऐसे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ में लेके आऊँ जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे वो ऊंचाई हासिल की है. और हर किसी की ज़िंदगी से हम ऐसे ही कुछ कुछ बातें सीख सकते हैं. So do share this episode of Shikhar Ka Safar talk show with Sonal Goyal with our very special esteemed guest AIR 5 Mr. Akash Garg, UPSC topper 2024 examination. Thank you once again dear Akash for having for joining us, and thank you all for watching. Do like, share, comment, give your suggestion and feedback. आप सब लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम सब मिलके देश के लिए अपना सकारात्मक योगदान देते रहें. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.